स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 11 का फिजिक्स को और हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम लोग बेसिकली वेक्टर्स को पढ़ेंगे, कितना तरह का वेक्टर्स होता है, ये सब बात हम उसको समझेंगे। क्लियर? तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला वो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने सिलेबस में है, अपने सिलेबस में हम लोग को दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज एंड आफ्टर दैट जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। और हमारा जो चैप्टर रहेगा इसी वेक्टर क्वांटिटीज पे बेस्ड रहेगा पूरा। जो भी आपका ऑपरेशन से अवेलेबल होता है वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर, वो सारा बात हम लोग डिटेल तरीका से करेंगे। ठीक, तो हम क्या बोले कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगराइज स्टडीज करेंगे। सबसे पहला स्केलर और दूसरा अपना है वेक्टर, दूसरा अपना है वेक्टर। ठीक, तो हम सबसे पहले स्केलर के बारे में समझते हैं, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, किस किस तरह की बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज में। उसके बाद वेक्टर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहला चीज स्केलर क्वांटिटी में आपको जो पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड कहने का मतलब लेंथ हुआ, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। एक तरह का लेंथ होता है, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज होता है, वो चीज क्या होता है? डायरेक्शन। तो हम इसमें एक बात लिखेंगे क्या, कि अपना जो ये क्वांटिटीज है इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों रहता है। क्लियर है बात? तो समझ में आ गया। पहला बात यह है कि सर स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों रहता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा बात इसमें क्या कि इसको जो हम लोग यूज करते हैं या ऐड करते हैं, एडेड अकॉर्डिंग टू A/C, मतलब अकॉर्डिंग हम शॉर्ट में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। ठीक, इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के तरह जोड़ देते। अब समझाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी से 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर क्या हो गया? 5 मीटर एक यूनिट वाला क्वांटिटी आ गया जिसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड है 5। ठीक, अच्छा, दूसरा क्वांटिटी है 8 मीटर। अब दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13 मीटर। तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ पा रहे हो, कुछ सोचना नहीं है इसको जोड़ने में। तो सिंपली अगर हम किसी चीज को जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। कहने का तात्पर्य, मान लेते हैं कि एक मेरे पास सिस्टम है। ठीक, इसको हम एक सिस्टम मान लिए अपने लिए। ठीक, और सिस्टम में मेरे पास दो गो मास है, 5 kg है और 4 kg है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि बाबू आप हमको ये बताओ कि पूरा सिस्टम का मास कितना है? तो आप बोलिएगा सर सिस्टम में 2 मास है, मतलब पूरा सिस्टम का मास तो इसी दोनों मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब 5 kg + 4 kg बराबर का 9 kg। क्लियर है? मतलब जैसे दो नंबर को जोड़ते हैं ना, बस वैसे ही सिंपली जोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे दो नंबर को जोड़ा जाता है एज इट इज दोनों नंबर को जोड़ दो, जो भी अपना आंसर आएगा दैट विल बी एनीथिंग। क्लियर हो गया बात? तो यहां से समझ में आ गया कि सर हम लोग सिंपली दो क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, और दो क्वांटिटी को सिंपली जोड़ेंगे, इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वो दोनों क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज आ जाएगा। अब एक बात और जो हमको यहां क्लिक किया, क्या कि केजी दिया हुआ, और हमको पता है सर केजी जो होता है वो मास का ऐसा यूनिट होता है। क्लियर? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, आगे तो बात करेंगे ही, बट फिलहाल के लिए हम ये दिमाग लगा रहे हैं कहीं ना कहीं मास जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में पड़ता होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए हम इसको मिटा देते हैं, चूंकि हमको और आगे थ्योरी लिखना है, तो बस समझाने के लिए एक बात था। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? इसमें तो समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से जोड़ते हैं, मतलब जैसे दो नंबर को जोड़ना है ना वैसे जोड़ देते हैं, खत्म बात।
इसमें क्या होता है, एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। अब हम ये अभी आपको यहां नहीं बता रहे हैं कि वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, इसलिए नहीं बता रहे क्या है कि यही चैप्टर ही अपना और इसके बारे में हमको डिटेल्ड में स्टडी करना है। बस इतना अभी ये बता रहे हैं कि वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा जो होता है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से काफी फर्क में होता है, काफी डिफरेंट होता है। बस इतना ही जानो, इससे ज्यादा अभी मत जानो। जब हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे तो पूरा इसी पे काम ही करना है बाबू कि वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। क्लियर है? अच्छा, तो हम ये बात समझ गए कि सर स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाने का है अपने को। ठीक, उसके बाद वेक्टर क्या होता है सर, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, और दो बात हम देखें क्या कि सर स्केलर क्वांटिटी को जो है सिंपली अलजेब्रा को जैसे जोड़ते हैं, दो गो नंबर को जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो, लेकिन वेक्टर के लिए वो काम नहीं लगेगा। वेक्टर को जोड़ने का अपना कुछ एक अलग तरीका है। क्लियर है बात? समझ में आया होगा बात। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल्स कि किस तरह का कैटेगरी को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में लिखेंगे और किस तरह का कैटेगरीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज में लिखेंगे। ठीक, तो मैं मोटा मोटी उस सारा क्वांटिटी को लिखने का कोशिश करूंगा जो आपके सिलेबस में आगे पढ़ेंगे या पीछे भी पढ़े होंगे 9th 10th में, वो सब आ जाता है। तो हम एक बार इसी में लिखा देते हैं जिससे कि आपको याद करने में, आपके नोट्स में जब सारा बात लिखा रहेगा तो आपको याद करने में भी आसान होगा। तो स्केलर क्वांटिटी का हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहला आता है मास, फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्क, फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड। ठीक, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं टाइम, फिर हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम, फिर हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक, हम बोल दिए जैसे अपने पास मास हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्वांटिटी किस में पड़ता है, स्केलर क्वांटिटीज के कैटेगरी में पड़ता है। ठीक, अब रही वेक्टर क्वांटिटीज की बात, तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम लोग बोलते हैं वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, क्या बोले, वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। उसके बाद और बताइए क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थ्रस्ट, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इतना क्वांटिटीज है। और भी क्वांटिटीज होगा, वेट हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थ्रस्ट हो गया, मोमेंटम हो गया, और आपको एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा। इससे सब क्वांटिटी जो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि ये सब क्वांटिटीज किस में पड़ता है, ये सब क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी में पड़ जाता है। एंड दिस ऑल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन क्या, ये सब क्वांटिटीज चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, देयरफॉर ये सब क्वांटिटीज किस कैटेगरी में पड़ता है, स्केलर क्वांटिटीज में। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। अब इसमें एक स्पेशल बात है क्या कि सर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी में डाल देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, मतलब सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का अपना डायरेक्शन भी है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 70 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो भी एम्पियर आपका ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक,
तो चूंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी का कैटेगरी में पढ़ना चाहिए। लेकिन क्लास 10th में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपके सर आपको बताए होंगे ये बात कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक बड़ा एक्सेप्शन वाला बात होता है, क्या कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी का कैटेगरी में नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? काहे कि सिंपली अभी इतना बोलेंगे कि वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को वो फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बात? तो हम यही बात को नोट डाल करके लिखेंगे, नोट डाल करके लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट हैज both magnitude and direction, has both magnitude and direction. Electric current has both magnitude and direction, but it does not follow vector rule of algebra, vector rule of algebra, hence it is not a vector quantity. हम क्या बोले? हम बोले क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के पास सर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और जैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में पड़ जाता है। तो सर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, लेकिन वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी का कैटेगरी में नहीं गिरता है। क्लियर है? अभी समझाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक टर्मिनल मान रहे हैं, ये एक पॉइंट मान रहे हैं, यहां पर कुछ एक करंट, एक मिनट, हम मान रहे हैं कि यहां कहीं एक टर्मिनल मान रहे हैं, टर्मिनल, ठीक, और ये यहां से एक करंट इसके अंदर आया 2 एम्पियर का, ठीक, और दूसरा करंट इसके अंदर आया 4 एम्पियर का, और मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। क्लियर है? तो हम क्या बोले कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम हम जंक्शन दे दिए। जंक्शन का मतलब वो है कि ऐसा जहां पर 2 से ज्यादा वायर या 2 वायर मिलता है, तो इसका नाम हम दे दिए जंक्शन, कि यहां पर इस जंक्शन पे ध्यान दीजिएगा, इस जंक्शन पे 2 वायर से करंट आया, एक बार 2 एम्पियर का करंट आया, एक बार 4 एम्पियर का करंट आया। तो ऐसा रूल बोलता है कि यहां से जो अगर हम एक वायर निकालेंगे और इससे पता करेंगे कितना करंट निकल रहा होगा, तो 2 एम्पियर का करंट आया और 4 एम्पियर का करंट आया, तो वापस से यहां पर 6 एम्पियर का करंट निकल रहा होगा। क्लियर है? कहने का मतलब जितना करंट अंदर में आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। क्लियर है? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम क्या हुआ, 6 एम्पियर आया कैसे? सिंपली सर 2 एम्पियर और 4 एम्पियर को जब आप जोड़ दिए तो 6 एम्पियर आया। तो 2 एम्पियर और 4 एम्पियर को कैसे जोड़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। क्लियर है? तो जब ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है करंट के पास, तो चूंकि ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि अगर 2 क्वांटिटी इस तरह से और उसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि उसका जो बाहर करंट निकलेगा या नेट करंट निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 4 इंटू कॉस 30 डिग्री। यह वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा बोलता है। मतलब वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि करंट जो निकल रहा है आई, वो कितना निकलना चाहिए? अंडर रूट में 2 एम्पियर का स्क्वायर प्लस 4 एम्पियर का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 4 इंटू कॉस 30 डिग्री, ऐसा कुछ करंट निकलना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला करंट आपको निकलना चाहिए। लेकिन क्या है, करंट क्या इतना घटिया सा करंट निकलता है? नहीं सर, सिंपली सर 6 एम्पियर का करंट अंदर आया जंक्शन में, तो 6 एम्पियर का करंट बाहर निकल जाएगा। तो चूंकि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है,
देयरफॉर ये सिंपल रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है। देयरफॉर ये जो क्वांटिटीज है इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर हो गया बात। हम लोग इसके बारे में वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा के बारे में बाबू डिटेल्ड में देखेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे, आपको कभी भी किसी भी रूप का परेशानी नहीं आएगा, ये हम आपको श्योर कर देते हैं इस बात का। लेकिन फिलहाल बस इतना पेशेंस रखो कि अभी थोड़ा सा जो बोल रहे हैं हो सकता है ये बात जो लिखे कुछ बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जंक्शन है जहां पर 2 से ज्यादा वायर मीट करता है, ठीक, और जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। यही चीज आपको क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया जाएगा, उसको हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं। वो बोलता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। उसको मतलब है नहीं है कि 30 डिग्री पे आए हो, 40 डिग्री पे आए हो, 90 डिग्री पे आए, उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। क्लियर है बात। लेकिन वेक्टर में कितना डिग्री पे आए हो जब आप जोड़ रहे होते हैं तो उसमें उसको लेना होता है, लेना देना होता है। तो यहां नहीं लेना देना, इस वजह से हम लोग बोलेंगे क्या कि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा, ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ना करके ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। क्लियर है बात। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वेक्टर और स्केलर को अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा। प्लीज इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरा काम रहा आपको नोट्स बनवाना में एक प्रॉपर तरीका से, प्लान्ड मैनर में, एक वेल तरीका से आपको नोट्स बनवाऊंगा। लेकिन कंडीशन इज डेट कि आप चीज को नोट डाउन भी तो करो पहले, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, जब हम वेक्टर्स में वेक्टर्स और स्केलर को अच्छे तरह से समझ गए तो अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मेनली हमारा टॉपिक जो है वेक्टर से ही है, तो हम लोग स्केलर में ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, जितना समझना था उतना समझ लिया, उसके लेके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है, तो प्लीज आप हेडिंग लगाइएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, समझते हैं आराम से, ध्यान दीजिएगा। एक बेसिक तरीका है कि वेक्टर को हम लोग एकदम ऐसे करके, आप समझिए ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो चीज होता है यही वेक्टर होता है। क्लियर। आप देख रहे हैं कि ये तीर बना हुआ है, ये तीर जो है, ये एरो जो है, यही एक वेक्टर होता है। क्लियर है। अच्छा, अब जो ये आगे का जो चीज होता है, जिधर में एरो का ये एंगल बना हुआ है, ये वाला, ये एकदम नोखिला जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। हेड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो सर होता है ना, सर, हेड, उसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ये जो पीछे वाला जो देख रहे हैं आप, पूंछ, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। टेल ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात। ये जो हेड ऑफ वेक्टर है ना सर, ये आगे की तरफ डायरेक्शन बता देगा आपको, ठीक, डायरेक्शन बता देता आगे की तरफ इधर। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये जो लेंथ है, एक मिनट, ये जो आपका लेंथ है, ये लेंथ, ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड बताता है कि आपका वेक्टर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, ठीक। अब बात समझ गए। हम बोले एक एरो से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो सबसे आगे वाला एरो का सिंबल होगा, ये हमको हेड ऑफ वेक्टर बोलना पड़ता है। और ये जो होता है, ये वाला पीछे वाला पूंछ, इसको हम लोग टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो चीज होता है, ये स्टिक्स जो है, ये स्टिक्स, ये मैग्नीट्यूड बताता है और एरो को डॉट 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 आगे बढ़ा दो, डायरेक्शन बताता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे, मान लीजिए एक वेक्टर 5 मीटर का आ गया, तो समझ में आया कि इतना दूर का मैग्नीट्यूड होगा, 5 मीटर बना दिए। कल के दिन वेक्टर 500 मीटर का आ जाएगा, तो क्या करोगे, बोर्ड के बाहर जाओगे। तो इस वजह से मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ये तरीका हमेशा एडजस्टेबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, एक नया तरीका डेवलप करते हैं, समझते हैं। अब वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। यहां बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है कि इसको हेड ऑफ वेक्टर, इसको टेल ऑफ वेक्टर, और ई मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा बड़ा आ जाएगा तो हो सकता है, मान लीजिए मेरा बोर्ड का लेंथ 5 मीटर का है, एक बात हम बोल रहे हैं, तो कल के दिन 25 मीटर का वेक्टर आ गया, तो हम कैसे बोर्ड पे बनाएंगे 25 मीटर करके। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग वेक्टर को कैसे लिखते हैं समझिएगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना। मान लेते हैं लेट वी हैव एनी वेक्टर, लेट वी हैव एनी वेक्टर। मेरे पास मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है
जैसे कि मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर है, तो आपको पता है कि वेक्टर के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। आपको पता है कि मीटर है, तो मीटर तो चाहे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, 9th में भी पढ़े होंगे आप, मीटर जो होता है चाहे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बाद की बात है सर, इसके साथ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये पक्का ना पक्का ये क्वांटिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? जब आपके पास मीटर हो और आपके पास डायरेक्शन हो तो वो डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। काहे कि ये वेक्टर क्वांटिटी, और अभी आप देखिएगा उसमें लिखा होगा आपके नोट्स में, जब ये लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का कैटेगरी में पड़ता है। तो मान लिए मेरे पास एक वेक्टर है 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ, एक अपने पास वेक्टर है, ठीक। तो अगर हम आपसे बात करेंगे ये 10 मीटर क्या है बाबू, ये 10 मीटर क्या है, ये 10 मीटर क्या है, तो आप बोलिएगा सर 10 मीटर कुछ ना कुछ लेंथ है, 10 मीटर 5 मीटर 50 मीटर की लंबाई चौड़ाई है। इसका मतलब सर ये 10 मीटर जो है अपना वो क्या है, मैग्नीट्यूड। ये 10 मीटर जो है अपना वो मैग्नीट्यूड है। नॉर्थ क्या है सर, हमको पता है नॉर्थ डायरेक्शन की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब नॉर्थ जो है अपना सर, नॉर्थ जो है अपना वो डायरेक्शन है, ठीक। तो हम अगर आपसे इसमें बारे में पूछेंगे, इसके बारे में एक छोटा मोटा बात पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, तो आप बोलिएगा सर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है, ठीक। अब कितना, 10 यूनिट मतलब 10 मेजर है इसका, मीटर फीटर को अभी गोली मारो, 10 मेजर है, बस ये बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना है देख रहे हैं यहाँ, 10 यूनिट, ठीक। अच्छा, बढ़िया बात। यूनिट क्या है, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब हम आपसे पूछेंगे कि बार बार मैग्नीट्यूड काहे लिखोगे, तो इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है मैग्नीट्यूड लिखने का एक तरीका है, चाहे आप इसको ए वेक्टर लगा के ऐसे मॉड कर दो, या आप सिंपली ए लिख के ऐसे करके मॉड कर दो। ये जो चीज होता है बाबू, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया बात? ये जो चीज होता है बार बार MAGNITUDE नहीं लिखना होता है, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इतना। इस तरह से मैग्नीट्यूड ए लिखो और बीच में एरो ये मोड लगा दो, या सिंपली वेक्टर लिखो उसके बीच में मोड लगा दो। ये हमको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम आपसे पूछेंगे यहां पर ए वेक्टर कितना है, इस तरह से, मतलब ये हम पूछ रहे हैं क्या कि जो आपके पास वेक्टर है ए, हम ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया जो वेक्टर है अपने पास ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हम आए वेक्टर के पास, ए के पास मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर मतलब 10, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा सर, 10 यूनिट। यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे, क्लियर है। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सवाल आता है। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है, अभी आप बस ऐसे लिख लो, हम अभी इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ए और आप ऐसे जो लगाते हो ना कैप, इसको हम लोग बोलते हैं आइदर कैप या फिर हेड, तो ए और ऐसे कर दो, बस ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर है बात? तो हम क्या बोलेंगे कि सर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख लो, या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली कुछ मत करो, ऐसे कर लो, बस 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 बस, खत्म बात। समझ में आ गया? अब हम पूरा बात को मिला रहे हैं, हम क्या बोले एक बार समझिएगा। हम बोले वेक्टर को नॉर्मली हम लोग एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो सबसे ऊपर वाला चीज होता है उसको हम लोग हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। एरो के जो सबसे पीछे वाला चीज होता है उसको हम लोग टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और ये जो लंबाई होता है इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। फिर हम बोले कि बार बार मैग्नीट्यूड 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर तो चलो बोर्ड पे लिख देंगे, 100 मीटर आ गया तो कैसे आप इस लाइन को लंबा लंबा करके लिखोगे। तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया। पहले तरीका बनाने से पहले हम ये बोले कि एक वेक्टर हम अपने मने मान लिए कि ए वेक्टर है
और ए है और उसके ऊपर में एरो लगा, अगर ये एरो नहीं लगा रहता तब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर सवाल वाला बोल दे कि ये वेक्टर है तब अलग बात है, हम अपने मन से नहीं मानेंगे कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर में एरो लग गया इसका मतलब ये सर वेक्टर है, तो हम बोले कि इसके पास अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, अपना कुछ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है चाहे ए वेक्टर इस तरह से मॉड में लिखो या सिंपली ए करके मॉड में लिख दो, क्लियर है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को हम लोग ए लिखते हैं और कैप लगा देते हैं। इसको हम लोग अभी बस इतना ही बोल रहे हैं कि इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आगे आज ही के लेक्चर में हम लोग इसको देख लेंगे क्या होता है, फिर आपको परेशानी नहीं होगा। बस फिलहाल के लिए आप इसको लिखो कि ऐसा होता है, क्लियर है। तो हम बोले कि मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, तो मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, देखो ना 10 मीटर का है तो 10 यूनिट मैग्नीट्यूड लिख दिया। डायरेक्शन कितना है, ए कैप नॉर्थ की तरफ है, बस खत्म बात, क्लियर है। दो क्वांटिटी के बेसिस पे वेक्टर को डिफाइन करते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन, क्लियर है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट इज आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि हम लोग वेक्टर्स का टाइप्स को अच्छे से समझेंगे। तो आप प्लीज हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक। कितना कितना तरह का वेक्टर्स होता है और कैसा कैसा वेक्टर्स होता है उसको समझेंगे, ठीक। तो उसको समझने से पहले सबसे पहला बात जो हमको टाइप्स में समझना है वो है हमारा इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। तो प्लीज आप पहला हेडिंग लगाइए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, उस इक्वल वेक्टर्स को जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे और कैसा होता है उसको समझेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग तीसरा जो समझेंगे उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट अपोजिट टू पैरेलल वेक्टर्स, या हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। तो हर एक चीज को एकदम डिटेल्ड में समझेंगे। तो चूंकि मेरे पास स्पेस का कमी है इस वजह से हम इस तरह से कट कर दिए हैं बोर्ड को, जिसमें कि परेशानी कम आए आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, तो एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have पहला बात, दो वेक्टर्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब पहला बात सेम यूनिट बोल रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा बात सेम डायरेक्शन, और तीसरा बात रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। हम क्या बोले कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल, प्लीज आप अभी नोट डाउन मत कीजिएगा, हम आपको समय भी देते हैं नोट करने के लिए, काहे कि आप नोट करने नहीं आते हैं, यहाँ आप समझने के लिए आते हैं। तो समझने पे पहले आप फोकस करें, उसके बाद आप पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। समझिए पहले बात को। हम क्या बोले, दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे, पहला कंडीशन उसके पास सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन उसके पास सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे हम एग्जाम्पल लिए, हम एक वेक्टर लिए ए वेक्टर, जिसको हम लोग लिखे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। दूसरा वेक्टर लिए हम, उसको लिखे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। आप समझिएगा।
दो वेक्टर अलग अलग है, भले आपको देखने में एक जैसा लगा लेकिन अलग अलग वेक्टर है दोनों, ठीक। एक वेक्टर ये है, आपको पता अभी तुरंत बताइए कि वेक्टर बताने के लिए कोई भी सिंबल लिखो उसके ऊपर में एरो मार दो, कोई भी चीज को लिखो उसके ऊपर में एरो मार दो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है इसके पास, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, हाथ से दिखा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक। आगे अब हम बोले कि दो वेक्टर हम पता करना चाहते हैं क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है कि नहीं। तो इसको पता करने का एक तरीका, पहला कि मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इसका ए वेक्टर का 10 यूनिट है, बढ़िया बात है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका मतलब पहला चीज सेट हो गया सर, मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए आइए डायरेक्शन पे, दूसरा केस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ए वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ नहीं है। क्लियर है बात, ईस्ट की तरफ है, सॉरी नहीं है, ईस्ट की तरफ ही है। तो क्या दोनों का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, 100%, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा यूनिट देख लो, फिजिकल क्वांटिटीज देखना है, ऐसा यूनिट को देखो। इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि सर मीटर पर सेकेंड दो ही क्वांटिटीज का यूनिट होता है, सबसे पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। अब चूंकि आपको पता है, आपको जब स्टार्टिंग में लिखा है तब आपको लिखाएंगे, देखिए स्पीड को हम लिखाएं स्केलर क्वांटिटी में और वेलोसिटी को लिखाएं हम वेक्टर क्वांटिटी में। आप समझिए मीटर पर सेकेंड दो ही क्वांटिटीज का यूनिट होता है, चाहे स्पीड चाहे वेलोसिटी। अब चूंकि इसके पास डायरेक्शन है, चूंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसका मतलब ये जो दोनों चीज होगा, ये दोनों क्या होगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोनों क्या सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, ये भी वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, ये भी वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लेते एक वेलोसिटी को बता रहा होता और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होता तो शायद हम उस दोनों को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते थे। भले उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, भले उसका डायरेक्शन बराबर हो, लेकिन हम उसको इक्वल मैग्नीट्यूड के ये इक्वल वेक्टर्स के कैटेगराइज में नहीं रख सकते थे। कारण क्या था कि उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता सेम फिजिकल क्वांटिटीज को। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हियर A vectors and B vectors are equal vectors। ये जो दोनों है ये इक्वल्स वेक्टर्स के कैटेगरी में आता है, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर्स बराबर B वेक्टर्स। खत्म बात, खत्म। हम क्या बोले कि दो वेक्टर्स को तभी हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे जब उसमें पहला बात मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, दूसरा बात डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और तीसरा बात सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बाबू सेम फिजिकल क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड 10-10 है, डायरेक्शन ईस्ट है, बराबर है। और फिजिकल क्वांटिटीज सर 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज। और बोले कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज, तो सर फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सा, बोलो वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल वेक्टर्स हो जाएगा। खत्म बात, और कुछ दिमाग में लगाना। चलिए आगे, पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स are said to be parallel if both of them have same direction, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन और एंगल बिटवीन, शॉर्ट में मैं बिटवीन को B/W लिखता है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। क्या बोले कि दो वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल बोलेंगे तब जब इफ बोथ ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के पास सेम डायरेक्शन होगा या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। क्लियर है। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीज हमको ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मान लिए एक वेक्टर ऐसे ले लिए, ये अपना ए वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिए। तो अगर हम आपसे बाबू पूछेंगे डायरेक्शन बताओ आप, तो आपको पता है कि सर ये एरो बता दो ना, इसे आगे बढ़ा दो ना, यही आपको डायरेक्शन बता रहा होगा। ये एरो को बढ़ा दो तो यही डायरेक्शन बता रहा होगा। तो चूंकि दोनों ऐसे की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल
मान लेते हैं ये और ये, ठीक। अब बताइए हमको कि एक वेक्टर का डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर थोड़ा 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 एक्सटेंड कर दो, थोड़ा 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 एक्सटेंड कर लो। तो क्या ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, क्या ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। इसमें हमको मैग्नीट्यूड फैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है क्या है नहीं, उससे बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल्स और लिए, ये मान लिए अपना एक ए वेक्टर है, क्लियर है, ये अपना एक ए वेक्टर है। फिर हम दूसरा वेक्टर बना रहे हैं, इसी के ऊपर में रख रहे हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का मार्कर, ये ठीक। हम क्या बोले, हम बोले कि देखो ये अपना ए वेक्टर है, इसी के जस्ट ऊपर में मान लेते हैं ये हेड है वेक्टर का, हेड टेल आपको बताए थे, ये हेड है वेक्टर का, ये टेल है, ये हेड है इस वेक्टर का, ये टेल है। तो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे लिखे और इसी के जस्ट ऊपर मान लो रेड वाला अपना ए वेक्टर है, देखो रेड वाला अपना ए वेक्टर है, इसी के जस्ट ऊपर में हम दूसरा वेक्टर रख दिए। क्या दोनों का डायरेक्शन हेड देखो इधर की तरफ है दोनों का, क्या दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ, हाँ सर दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में है, मतलब अगर हम इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे तो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। पहला बात, क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, बिल्कुल देखो ना दोनों एक दूसरे को इस तरह से रखा हुआ ढका हुआ है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। जैसे मान लिए दो वेक्टर है इस तरह से रखा हुआ है, अगर ये हेड एक वेक्टर का बता रहा है दूसरा का ये हेड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, देखो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो एंगल बीच में क्या है 0 डिग्री। तो इस तरह का कैटेगरी में हम लोग जो वेक्टर्स डालेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर। अगर आपको इच्छा है तो आप नाम लिख दो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है और ये एक अपना बी वेक्टर है। तो जब दोनों के बीच में आइदर दो में कोई बात नहीं हो जाएगा तो काम चलेगा, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग बोल देंगे क्या कि वो वेक्टर जो है मेरा, वो वेक्टर क्या है, वेक्टर मेरा पैरेलल वेक्टर। एक और एग्जांपल अगर आप चाहोगे तो ले सकते हो, जैसे मान लिए एक वेक्टर लिए हम लोग ए वेक्टर इस तरह से, फिर दूसरा वेक्टर जस्ट इसमें सटा हुआ ले लिए। अब देखो डायरेक्शन इधर की तरफ ई बता रहा है, इसका भी तो डायरेक्शन इधर की तरफ है ना बाबू, इसका भी तो डायरेक्शन इधर ही की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। देखिए एकदम ऐसे टच कर रहा है दोनों को, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, देयरफॉर या हम सिंपली बोल सकते हैं दोनों का डायरेक्शन एक की तरफ है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर के कैटेगरी में आ जाएगा। काफी है इतना एग्जांपल्स, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में बस उल्टा कर दो इसका मतलब, इसमें क्या था कि सेम डायरेक्शन, तो इसमें हम क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन हो गया। मान लो एक वेक्टर ऐसे है और तो दूसरा वेक्टर पहले ऐसे था, अब दूसरा वेक्टर क्या अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ऐसे, तो आप बताओ कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर, एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 की जगह 180 डिग्री, बस खत्म। हम क्या बोले कि टू वेक्टर्स आर said to be anti-parallel if both of them have, पहला बात यहां सेम डायरेक्शन था, इसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। दूसरा बात, और एंगल बिटवीन देम, यहां 0 डिग्री था वहां पर, और एंगल बिटवीन, बाबू B/W को हम बिटवीन लिखते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ठीक। अब इसको भी क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। तो चले इसको पहले हम एंटी पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लिए एक वेक्टर ऐसे की तरफ है ए वेक्टर, ठीक, और दूसरा वेक्टर हम जस्ट इसके उल्टा बना दिए ए वेक्टर, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्यों, काहे कि अगर हम ए का डायरेक्शन पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन सर, तो
तो एगो उधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, दूसरा उल्टा उसके तरफ दिखा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका बात करते हैं, तो बना रहे हैं हम वेक्टर। देखिए ये अपना ए वेक्टर हो गया और जस्ट इसके उल्टा में हम लोग बना दिए बी वेक्टर। अगर हम आपसे ए वेक्टर का डायरेक्शन पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर ए वेक्टर इधर की तरफ बता रहा है डायरेक्शन, बी वेक्टर का डायरेक्शन आप बोलिएगा बी वेक्टर का सर यहाँ हेड है इधर की तरफ डायरेक्शन को बता रहा है। इसका मतलब सर क्या दोनों उल्टा डायरेक्शन में है? 100% दोनों उल्टा डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर का कैटेगरी में आ गया। एक एग्जांपल को लेते हैं, जैसे मान लिए अपने पास एक वेक्टर आ गया ये इस तरह से, ये अपना ए वेक्टर हो गया, ठीक, ए वेक्टर हो गया। दूसरा अपने पास एक वेक्टर आ गया ये, ठीक। तो ये दोनों आपस में देखो ना, ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, इधर की तरफ ए वेक्टर का डायरेक्शन। बी वेक्टर, ये ब्लैक वाला जो बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट की तरफ है। तो हम लोग क्या बोल देंगे दोनों? जैसे मान लीजिए ये रेड वाला अपना ए वेक्टर हो गया और ये बी वाला वेक्टर, पहले इसमें क्या था? दोनों ऐसे था, अब इसमें क्या है? दोनों ऐसे है। इसका हेड इधर की तरफ है, रेड वाला का, ब्लैक वाला का हेड इधर की तरफ है। इसका मतलब ये जो है इधर की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है इधर की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर चूंकि दोनों एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा उसी को तो हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल और बस उसके बाद हम आपको नहीं टोकेंगे। देखिए एक वेक्टर ये ए और दूसरा वेक्टर ये बी, ये ए वेक्टर और ये है अपना बी वेक्टर। टेस्ट 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 मार दिए, टेस्ट 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 मार दिए, ठीक। तो हम आपसे पूछेंगे ए वेक्टर का डायरेक्शन बाबू ई वाला में, ए वेक्टर का डायरेक्शन आप बोलिएगा सर इधर की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन आप बोलिएगा सर इधर की तरफ। तो उधर इधर उल्टा हो गया दोनों, या सिंपली एक के लिए समझो, ए वेक्टर किधर की तरफ है? उधर की तरफ है डायरेक्शन, ए वेक्टर का उधर की तरफ, बी वेक्टर इधर की तरफ है डायरेक्शन। देखो देखो आराम से, है ना, इसको उठा के यहां ला रहे हैं हम। देखो ऐसे था दोनों, एगो इधर की तरफ डायरेक्शन, एगो इधर की तरफ डायरेक्शन, दोनों को उठा के यहां ला लिए, क्लियरेंस के लिए ला लिए यहां। तो हम बोलेंगे कि ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ? उधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल, सर देखो ना उल्टा लगा हुआ, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, या फिर हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या सिंपली लिनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो चूंकि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है और डायरेक्शन भी उल्टा है, इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि सर ये जो है एंटी पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी में पड़ेगा। अगर हम इसका डायरेक्शन एंगल देखेंगे दोनों के बीच में, तो एंगल हम बोलेंगे दोनों के बीच में 180 डिग्री। क्लियर है? तो यही चीज था जो हमको बताना था तीनों वेक्टर में। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।